आजकल इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा है। बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को लेकर क्या स्टेप्स उठाएं? नई गवर्नमेंट के साथ अपनी टाइज को और मजबूत करें या नहीं? शेख हसीना को किस लेवल तक सपोर्ट करें? बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को कैसे हेल्प करें? तो चलिए इस वीडियो में हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इंडिया के पास बांग्लादेश के साथ डील करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम कई क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे। शेख हसीना की गवर्नमेंट कैसे गिरी? क्या उसका गिरना जस्टिफाइड था? उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ और अभी क्या हालात हैं? इंडिया में इन सब डेवलपमेंट्स पर क्या रिएक्शन हुआ? हमें बांग्लादेश से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? बांग्लादेश का क्या फ्यूचर हो सकता है? उनकी आर्मी के क्या हालात हैं? इस्लामिक रेडिकल्स के क्या एम्बिशंस हैं? और फाइनली कि हमारी बांग्लादेश पॉलिसी क्या होनी चाहिए? 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अचानक पावर छोड़नी पड़ी। उन्हें हड़बड़ी और जल्दबाजी में अपनी जान बचाते हुए बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में रिफ्यूज लेना पड़ा। वैसे तो पॉलिटिकल अनरेस्ट बांग्लादेश के लिए बहुत कॉमन बात है, मगर 2024 के इलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था और जुलाई अगस्त में तो ये प्रोटेस्ट एक सीरियस नेशनल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया था। शेख हसीना प्रोटेस्ट को क्यों हैंडल नहीं कर पाई, आर्मी ने टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया और प्राइम मिनिस्टर को क्यों सपोर्ट नहीं किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इस स्टेज पर एक और लार्जर क्वेश्चन भी उठता है कि ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की डिफेंस फोर्सेस को क्या करना चाहिए, उनका क्या रोल होना चाहिए। 2011 में जब इजिप्ट में होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट को इसी प्रकार के प्रोटेस्ट में गिराया गया था, मुझे याद है कि प्रोटेस्टर्स इजिप्शियन आर्मी के टैंक्स पर चढ़कर उनके सोल्जर्स के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लगा रहे थे। और इस रेवोल्यूशन से क्या हासिल हुआ? उस समय के इजिप्शियन आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल सीसी अभी तक इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। हमें इजिप्शियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के इस कंडक्ट को ज़रूर क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए और उससे लेसन ड्रॉ करने चाहिए। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या शेख हसीना गवर्नमेंट का आउस्टर जस्टिफाइड था? यदि हम गवर्नमेंट को गिराने के तरीके और उसकी लीगैलिटी को छोड़ दें, तब भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट था या फिर इस रजीम चेंज को कुछ वेस्टेड ग्रुप्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया था? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी लीडरशिप के दौरान बांग्लादेश ने अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की थी और बहुत लोगों को पॉवर्टी से एलिवेट किया था। या फिर उनके ओपोनेंट्स का कहना सही है कि शेख हसीना एक ऑटोक्रेट बन गई थी और अपने फ़ायदे के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ कर रही थी। ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एवरी इशू हैज़ टू साइड्स। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में वेंडेटा की पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किया और ऑपोजिशन के साथ कभी रिकंसिलिएशन नहीं की। साथ ही उनकी गवर्नमेंट पर अक्सर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल रिप्रेशन और इंस्टीट्यूशनल करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे थे। 5 अगस्त को गवर्नमेंट के अब्रप्ट कोलैप्स के बाद बांग्लादेश में लीडरशिप वैक्यूम हो गया और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया था। इसके कारण अवामी लीग के सपोर्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस का ज़बरदस्त दौर चला। हिंदू कम्युनिटी जो पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 8% है और ट्रेडिशनली अवामी लीग के सपोर्टर्स रहे हैं, उनके ऊपर भी वायलेंस का सीरियस इम्पैक्ट हुआ है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अनुसार 2024 में 2200 वायलेंस की इंसिडेंट्स हिंदूज के खिलाफ हुई हैं, जो कि 2023 में 302 थी और 2022 में 47।
बांग्लादेश गवर्नमेंट ने खुद माना है कि हिंदूज के खिलाफ इस पीरियड में 88 वायलेंस के केस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब पॉलिटिकल वायलेंस के केस नहीं थे और इनमें बहुतों में कॉमनल एंगल था। इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स जमात और हिफाजत हसीना के फॉल के बाद से एम्बोल्डन हुए हैं और उन्होंने कॉमनल वायलेंस को एनकरेज किया है और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट स्वेरिंग इन के बाद से ही थोड़ा एंटी इंडिया बायस दिखा रही है। साथ ही उसने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं। बांग्लादेश की पब्लिक में भी क्लियर एंटी इंडिया सेंटीमेंट दिख रहा है। इंडियन पब्लिक के लिए बांग्लादेश की डेवलपमेंट्स, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी, उनके राइट्स और एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक सीरियस कंसर्न बन गया है। इंडियन पीपल राइटली और रॉन्गली फील बिट्रेड एंड कंसिडर बांग्लादेश एज अनग्रेटफुल। इंडियन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बांग्लादेश की न्यूज़ से सैचुरेट हो रखा है। मोस्ट इंडियन चैनल्स मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू पोर्ट्रे कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर रही है और पब्लिक ओपिनियन से अभी तक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई है। इस पूरे एपिसोड से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पर खराब असर तो पड़ा ही है, साथ ही साथ दोनों देशों की पब्लिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट भी बढ़ा है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी इवेंट हुई, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो एक्सपेक्टेड थे। बांग्लादेश का एंटी इंडिया टिल्ट, इस्लामिक रेडिकल्स का मजबूत होना, हिंदूज के साथ वायलेंस होना और शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन की डिमांड, ये सब बातें एंटिसिपेटेड ही थी। मोहम्मद यूनुस अपने सपोर्टर्स को ये थोड़ी भी बताएंगे कि वो शेख हसीना को ऐसे ही छोड़ देंगे। इंडियन पब्लिक को इन शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट कैन हैंडल ऑल दीज इश्यूज। और अब तो स्लोली इनिशियल एक्साइटमेंट और क्योस सेटल डाउन होने लगा है, वायलेंस भी कम हो गई है। आई एम श्योर थोड़े ही दिनों में बांग्लादेश के लोग मालदीव्स की तरह इंडिया के साथ कोऑपरेशन की ज़रूरत को ज़रूर समझेंगे। लेकिन इंडियंस को बांग्लादेश से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। 1971 में हमने उनकी मदद की थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा इसके लिए हमारे ग्रेटफुल रहेंगे। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी गवर्नमेंट, अपने लीडर्स और अपनी अलायंसेस खुद डिसाइड कर सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब हमेशा ही इंडिया की फेवर में हो। बांग्लादेश का लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है अगले 1-2 सालों में डिसाइड होगा। क्या वो एक डेमोक्रेसी बनेंगे या इस्लामिक रिपब्लिक या फिर पाकिस्तान की तरह मिलिट्री स्टेट, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं ये समझता हूँ कि अगले 5-10 सालों के लिए बांग्लादेश अपनी मिलिट्री और इस्लामिक रेडिकल्स के कंट्रोल में एक लेम डक डेमोक्रेसी की तरह एग्जिस्ट करेगा। बांग्लादेश आर्मी की जो हिस्ट्री है, उसके कारण आप उनसे प्रोफेशनल कंडक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी कूज और काउंटर कूज की लेगेसी है। इनकी म्यूटनीज ज़्यादातर मीडियम रैंकिंग ऑफिसर्स के द्वारा लीड की जाती हैं, जो अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशन के लिए जाने जाते हैं। ये पॉसिबल है कि आर्मी चीफ को ऐसे एलिमेंट्स ने एंटी हसीना प्रेशर भी डाला हो और फ्यूचर में भी बांग्लादेश आर्मी ज़रूर ऐसे दबाव के सामने झुक सकती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के इस्लामिक रेडिकल्स जैसे कि जमात, हिफाजत या अन्य छोटे ग्रुप्स के लिए शेख हसीना का ओस्टर डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन फाइनल विक्ट्री नहीं है, ना ही ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब वो बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट विद शरिया सिस्टम बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। इस सिचुएशन में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको कि हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कंसिडर कर सकती है। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए
कि बांग्लादेश हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेबर है। हम दोनों अप्रॉक्सीमेटली 4100 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ईस्टर्न इंडिया की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत ही क्रूशियल है। इसलिए इंडियन लीडरशिप को मैच्योर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बांग्लादेश की सिचुएशन को हैंडल करना होगा। साथ ही हमें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करना होगा, जिससे बॉर्डर पर इलीगल मूवमेंट को रोका जा सके। इसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, गवर्नमेंट को उनको बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को एलोकेट करना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसमें एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना भी ज़रूरी होगा, ताकि इस डायरेक्शन से नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट्स को मिनिमाइज किया जा सके। शेख हसीना, जो कि इंडिया की फ्रेंड है, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी पर्सनल सेफ्टी और वेलबींग के अलावा ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाना चाहिए। उनका पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन हमारा काम नहीं है। इंडिया को इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। हमें प्रोवोकेशंस के बावजूद पेशेंस रखनी होगी और जहां ज़रूरत पड़े उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इंटरिम गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक और सेकुलर फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी बढ़ावा देते रहना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर हमें ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अच्छे रिलेशन होना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट नेचुरल पार्टनर्स एक्सेप्ट कॉमन रिलीजन। बांग्लादेश में किसी भी टाइप की इस्लामिक, मिलिट्री, डेमोक्रेटिक या कोलिशन गवर्नमेंट आ सकती है। हमें उनके साथ कोलैबोरेट करने की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ताकि चाहे जो भी हो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे। इसी तरीके से हम बांग्लादेश में चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, इंडियन लीडरशिप को बांग्लादेश की ट्रांजिशन की प्रॉब्लम्स को समझते हुए अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। सिर्फ तभी हम दोनों देशों के बीच में एक पीसफुल और प्रोडक्टिव फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो गिव योर व्यूज़ इन द कमेंट्स section. Stay tuned for more updates and thank you for watching. Jai Hind.